हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 3। और यूनिट 3 है आपका द पोएटिक डिवाइसेस। और इससे पहले की जो आपकी यूनिट्स हैं वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ बीए सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर की। तो चलिए आज यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। द पोएटिक डिवाइसेस पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल पोएटिक डिवाइसेस इन इंग्लिश पोएट्री। तो देखिए, जैसे आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज डिवाइसेस पढ़े थे, यानी गद्य युक्तियां, क्योंकि इसमें आपका प्रोज था, ज्यादातर उसमें प्रोज था, स्टोरीज थी, तो वो प्रोज ही है। और आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपको पोएम्स पढ़नी है, पोएट्री पढ़नी है, तो इसमें पोएटिक डिवाइस आपको पढ़ना है। तो देयर आर सेवरल पोएटिक डिवाइसेस इन इंग्लिश पोएट्री। तो इंग्लिश पोएट्री में सेवरल पोएटिक डिवाइसेस हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। पहला है स्ट्रक्चर, यानी रूपरेखा, कि एक पोएम को बनाने लिखने का क्या रूपरेखा होगा, उसकी क्या बनावट होगी। दूसरा टॉपिक है आपका टोन। टोन मतलब लहजा या आवाज, यानी जो पोएम होगी, जो पोएट लिखेंगे उसकी क्या टोन होगी, क्या आवाज होगी। तीसरा टॉपिक है थीम, यानी विषय वस्तु। चौथा है रिदम, रिदम मतलब लय। पांचवा है राइम स्कीम, राइम स्कीम को हिंदी में कहते हैं तुक या तुक योजना। छठा है काइंड्स ऑफ मीटर, काइंड्स ऑफ मीटर यानी पैमाना या दायरा। और सातवां टॉपिक है आपका स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स। ये सेलेबल्स है SYLLABLES। देखिए स्पेलिंग इसका है, मतलब मात्रा। जैसे मात्राएं जो होती हैं आपने हिंदी में पढ़ी होंगी, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, उसी तरह यहाँ आपके पोएटिक डिवाइस में आपको अब इंग्लिश में पढ़ना है स्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सेलेबल्स। उसके बाद आठवां टॉपिक है आपका फिगर ऑफ स्पीच। नौवां टॉपिक आपका है एरोनी, यानी व्यंग या ताना। 10वां टॉपिक है आपका इन्वर्जन, यानी उलट देना। 11वां टॉपिक है आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी नकारात्मक योग्यता। तो आपका 12वां टॉपिक है पोएटिक डिवाइसेस का, और ये लास्ट टॉपिक है जस्टापोजिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निकटता या सटीकता। तो इतने टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को अपने थर्ड यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा, पोएटिक डिवाइसेस यानी पद युक्तियों का। तो स्ट्रक्चर रिफर्स टू हाउ अ पोएम इज ऑर्गेनाइज्ड। स्ट्रक्चर यानी जो रूपरेखा है पोएम को लिखने की, स्ट्रक्चर रिफर्स यानी संदर्भित करती है, बताती है, टू हाउ अ पोएम, हाउ यानी कैसे, अ पोएम यानी एक कविता, इज ऑर्गेनाइज्ड एक कविता को बनाना है। There are set of forms in poetry. There are set of forms यानी forms का सेट होता है, forms यानी रूप, in poetry यानी पोएट्री यानी कविताओं का रूप का सेट होता है पूरा। Poems are a collection of literary work that is written stanza. तो पोएम्स और कलेक्शन, जो पोएम्स यानी कविता, आर यानी होती है कलेक्शन होती है ऑफ लिटरेरी वर्क्स यानी साहित्यिक कार्यों का कलेक्शन होती है पोएम्स यानी कविता, दैट इज रिटेन स्टैंजाज, जो कि लिखी जाती है, रिटेन होती है, लिखित होती है स्टैंजाज में, एंड लाइन्स में, जो कि आप लोग पढ़ते हैं पोएम्स तो देखते हैं 4 लाइन की, 8 लाइन की, जितने भी लाइन्स की पोएम होती है उसमें स्टैंजा होता है 4-4 लाइन का, 3 लाइन का, 2 लाइन का। दैट मेक यूज ऑफ रिदम, दैट मेक यानी जब स्टैंजास को, यानी जब पोएम्स को लिखा जाता है स्टैंजा के फॉर्म में, लाइन्स में, दैट मेक्स यूज ऑफ रिदम, जिसमें यूज किया जाता है रिदम का। रिदम मतलब होता है लय, कविता की क्या लय होगी, तो उसी की एक, कोई भी चीज को, मान लीजिए कोई भी गाना आप सुनते हैं तो उसकी एक लय होती है, एक राग होती है, तो उसी राग में पोएम को भी लिखा जाता है ताकि पढ़ने में वो इंटरेस्टिंग हो। तो उसमें यूज किया जाता है रिदम का इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इमोशन एंड आइडियाज। तो रिदम का यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, यानी प्रस्तुत करने के लिए, इमोशंस एंड आइडियाज का, यानी भावनाओं और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए
पोएम्स की स्टेंजाज में रिदम का यानी लय का यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर के यानी रूपरेखा के क्या क्या एलिमेंट हैं, क्या तत्व हैं। तो देयर आर एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एज, तो यहाँ पे डायग्राम बना दिया आप लोग के लिए, इस तरह से आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है, पहला है रिदम, दूसरा है मीटर, तीसरा है राइम स्कीम, चौथा है फॉर्म। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पोएट्री स्ट्रक्चर, यानी कि एक पोएट्री का स्ट्रक्चर के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं, ये देखिए। तो पहला है लाइन लेंथ, यानी कि लाइन की क्या लेंथ होगी। दूसरा है स्टेंजा, यानी स्टेंजा 4 लाइन का होगा, 3 लाइन का होगा, ये सब एक पोएट डिसाइड करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद होता है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब होता है अनुकूलता। तो ये है टाइप्स ऑफ पोएट्री स्ट्रक्चर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा टॉपिक टोन पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है टोन, यानी लहजा या आवाज। तो लहजा या आवाज बहुत इम्पोर्टेंट है पोएम में या फिर प्रोज में, दोनों में, क्योंकि जब राइटर कोई पोएम लिखते हैं, जब पोएट कोई पोएम लिखते हैं तो उसमें उनका लहजा क्या है, आवाज क्या है, वो सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द टोन ऑफ ए पोएम इज द एटीट्यूड यू फील इन इट। द टोन ऑफ यानी द लहजा ऑफ अ पोएम, एक कविता की, इज द एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब भी लहजा होता है या आवाज। तो जब किसी पोएम का जो टोन है या आवाज है, जो लहजा है, यू फील, तुम फील करते हो, महसूस करते हो, इन इट पोएम के लिए लगा है। पोएम में जो लहजा होता है, जो एटीट्यूड होता है, जो पोएट लिखता है, तो वो हम फील करते हैं। द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट और ऑडियंस। तो जो द राइटर्स यानी जो राइटर है, जो पोएम को लिखने वाला है, एटीट्यूड टुवर्ड, वो अपने लहजे को, यानी जो उसके पोएम का लहजा है, अपने लहजे को, टुवर्ड मतलब की ओर, द सब्जेक्ट और द ऑडियंस, यानी सब्जेक्ट यानी विषय, जो पोएम का विषय है उसकी तरफ और अपने ऑडियंस की तरफ लेकर जाता है अपने लहजे को, अपने एटीट्यूड को। द फंक्शन ऑफ द टोन इन पोएट्री, द फंक्शन ऑफ द टोन यानी जो इन द पोएट्री, यानी इन पोएट्री यानी कविता में जो टोन होता है, लहजे का फंक्शन होता है, इज मीन्ट, उसका मतलब होता है, यानी जो द फंक्शन ऑफ टोन होता है पोएट्री में, कविता में, इज मीन्ट, उसका मतलब होता है टू सेट द मूड। टू सेट यानी सेट करने के लिए मूड को, जो मूड होता है, और फील ऑफ द पोएम, और फील करने के लिए कविता को, फॉर द रीडर्स यानी जो कविता को पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके मूड को सेट करने के लिए अपने लहजे को उधर लेके जाता है। अगर लहजा अच्छा होगा तो पढ़ने वाले का मूड भी एकदम फ्रेश हो जाएगा। टोन अलाउज अ पोएट, टोन यानी लहजा, अलाउज अ पोएट, अलाउ करती है एक पोएट को, कवि को, टू कंट्रोल द वे, उस वे को कंट्रोल करने के लिए, इन विच अ पोएम इज टू बी रीड, जिस वे में मतलब पोएम को पढ़ा जा रहा है, टू बी रीड पढ़ा जा रहा है, उस लहजे को कंट्रोल करने के लिए वो पोएट को अलाउ करती है। और द एटीट्यूड, और जो उसका लहजा है, दैट द स्पीकर इन द पोएम, जो पोएम में पढ़ने वाला स्पीकर है, टेक्स टुवर्ड, लेता है, टुवर्ड्स की ओर, द सब्जेक्ट यानी पोएम की सब्जेक्ट की ओर, सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, जो स्पीकर है वो पोएम को पढ़ने वाला, वो उसी के सब्जेक्ट की ओर जाता है, उसके लहजे को लेकर वो आगे बढ़ता है। तो अब हम देखेंगे कॉमन टोन वर्ड्स इन द यूज्ड इन द पोएम, यानी कि कौन कौन से लहजे यूज किए जाते हैं पोएम में। तो देखिए अगेर्सिव ये टोन है जो यूज किया जाता है पोएम में, इसका मतलब होता है क्रोधी या आक्रामक। उसके बाद दूसरा है एप्रिटिएटिव, इसका मतलब है प्रशंसात्मक। तीसरा है क्रिटिकल टोन, ये भी यूज किया जाता है, इसकी मीनिंग है गंभीर या नाजुक। डिफेंसिव मतलब किसी से बचाव के लिए, रक्षा के लिए या हिफाजत के लिए, ये भी टोन है।
उसके बाद है डिप्रेसिंग, उदास या निराश। उसके बाद है इलेसिव यानी कि मायावी, जैसे होता है ना बिल्कुल मोह माया वाली पोएम्स होती हैं, यूज किए जाते हैं, जैसे राइटर्स बताते हैं पोएम लिखते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे तो समझ में आएगा। उस तरह की पोएम आएगी तो हाथ ना आने वाला, जो एकदम लगता है कि बस मोह माया है, एकदम हाथ ना आने वाला। 7वां है आयरॉनिक यानी कि ताना देना। 8वां है सेंटिमेंटल जिसका अर्थ है भावुक। उसके बाद 9वां है गुलिबल जिसका मतलब है आसानी से धोखा खाने वाला। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत आसानी से किसी के धोखे में आ जाते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, तो वही होता है गुलिबल। तो स्टूडेंट्स अब आपके देखिए पोएटिक डिवाइस का तीसरा टॉपिक है थीम यानी विषय वस्तु। एज अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में यानी साहित्यिक, लिटरेरी मतलब साहित्यिक डिवाइस यानी युक्ति। थीम इज द मेन आइडिया। थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, एक मेन आइडिया है, मेन विचार है, विच द पोएट इज गोइंग टू टेल, जिसके जरिए पोएट यानी कवि इज गोइंग टू टेल बताने जाता है। टेल मतलब बताना, गोइंग टू बताने जाता है। थ्रू द पोएम, थ्रो मतलब थ्रो द पोएम यानी कविता के द्वारा, थ्रो मतलब कविता के द्वारा पोएम बताने जाता है अपनी, मतलब कि इस स्टोरी में यानी इस पोएम में वो क्या कहना चाहता है, थीम के जरिए ही वो बताने जाता है कि वो क्या कहना चाहता है पोएम में। इन एवरी लिटरेरी डिवाइस, इन एवरी यानी प्रत्येक लिटरेरी डिवाइस, द राइटर हैज, जो राइटर्स हैं, जो पोएट हैं, हैज हीज ओन थीम इन पोएम, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा एटसी। यानी कि जितने भी राइटर्स हैं वो अपनी खुद की, अपनी ओन, हिज ओन मतलब होता है अपना खुद का, अपनी खुद की वो थीम यानी विषय वस्तु को वो यूज करते हैं अपनी पोएम्स यानी कविताओं में, अपनी नॉवेल्स में, अपनी शॉर्ट स्टोरीज में, अपने ड्रामा में। इसके अलावा जो भी वो लिखते हैं सब में वो अपनी खुद की, अपनी ओन थीम को यूज करते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ थीम इन पोएट्री। टाइप्स ऑफ थीम यानी विषय वस्तु के प्रकार इन पोएट्री यानी कि एक कविता में कितने तरह की थीम हो सकती है। दीज थीम कैन बी इन पोएट्री, दीज यानी यह थीम्स हो सकती है एक पोएट्री में, कविता में। पहला है लव यानी प्यार वाली, लव वाली कविता हो सकती है, पोएम हो सकती है, इसके ऊपर थीम बना सकता है एक राइटर, एक पोएट। दूसरा है रिलीजियन यानी धार्मिक पोएम्स हो सकती हैं, नेचुरल्स पोएम हो सकती हैं, प्रकृति के बारे में वो अपने पोएम में थीम रख सकते हैं। चौथा है डेथ, मृत्यु के बारे में हो सकती है। 5वां है ब्यूटी, किसी भी चीज की ब्यूटी के बारे में राइटर या पोएट थीम रख सकते हैं अपनी पोएम में। 5वां है ड्रीम यानी ख्वाब, डिजायर, ट्रेवलर यानी कि ट्रेवल करते हैं, जो यात्रा करते हैं उसका थीम हो सकता है। सेलिब्रेशन का हो सकता है, या न्यू लाइफ बर्थ यानी कि किसी बच्चे का नया बर्थ हुआ है उसके ऊपर थीम हो सकता है, किसी भी चीज पे। वेलनेस यानी कि वेलनेस के ऊपर थीम हो सकता है, वार के ऊपर हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा के ऊपर हो सकता है, इमोर्टेलिटी के ऊपर हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 14 थीम्स दी जा रही है जो कि एक पोएट्री के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा भी थीम्स होते होंगे मगर ये थीम्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसका रिदम देखते हैं। तो आपका चौथा टॉपिक है रिदम यानी लय। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई गीत आप सुनते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो उसमें एक लय होती है, एक राग होती है। जब उसको आप सुनते हैं तो जिस तरह से एक लाइन खत्म होती है, एक कड़ी खत्म होती है, तो दूसरी कड़ी भी ठीक उसी लय में खत्म होती है। दोनों कड़ियों की राग जो होती है मिलती है, मैच करती है, तो वही होता है लय यानी रिदम। द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ साउंड्स क्रिएट बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ स्ट्रीम। तो देखिए द पैटर्न, पैटर्न मतलब होता है तरीका, फ्लो यानी उतार चढ़ाव का, ऑफ साउंड्स यानी आवाज का, तो आवाज का जो उतार चढ़ाव का तरीका होता है क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है बाय द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के द्वारा, ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो देखिए स्ट्रेस्ड होता है बलाघात
और अनस्ट्रेस जो होता है अबलगात, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं बड़ी छोटी खींच के पढ़ा जाता है, उसी तरह इंग्लिश में होता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल। तो सेलेबल होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्द मिलके बनते हैं, वो सेलेबल होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए बोला जाए कार, तो कार बस खत्म हो जाता है बोलते, तो वो एक सेलेबल से मिलके बना है। तो दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए अगर टीचर, टीचर, तो देखिए इसमें दो सेलेबल्स आते हैं, यानी टी अलग होता है और चर अलग होता है, तो ये दो सेलेबल से मिलकर बना है टीचर। तो उसी तरह इंग्लिश में होता है स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल। सेलेबल वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्द मिलके बनते हैं। इन अ स्ट्रीम ऑफ स्पीच साउंड, तो उस स्ट्रीम में स्पीच का साउंड होता है, जो भाषण होती है उसकी आवाज होती है। When a poet writes a poem, when जब एक कवि यानी a poet एक कवि writes a poem एक कविता को लिखता है, he often, ये often रहेगा स्टूडेंट, he यानी वह often यानी प्राय tries to organize the rhythm into some sort of regular pattern। तो ही ऑफन वह प्राय ट्राइज यानी कोशिश करता है टू ऑर्गेनाइज बनाने की, ऑर्गेनाइज करने की, द रिदम यानी लय को, इन द सम सॉर्ट ऑफ रेगुलर पैटर्न, तो लगातार पैटर्न में लय को बनाने की वह कोशिश करता है कि जो उसकी लय हो वो सेम हो। जैसे आप पोएम्स को पढ़ते हैं देखते होंगे एक लाइन मैच करता है, उसका दूसरी लाइन भी सेम उससे मैच करती है, तो उसका जो रिदम होता है वो मैच करता रहता है। तो वही कहने का मतलब है कि स्टैंजा की लय को वो मैच करने की कोशिश करता है, तो वही होता है रिदम। तो पांचवा टॉपिक है आपका राइम स्कीम यानी तुक या तुक की योजना। तो देखिए A rhyme scheme is a pattern of sounds that repeat at the end of a line or stanza. A rhyme scheme जो तुक होती है is a pattern तरीका होता है of sounds आवाज का that repeat जो रिपीट होता है at the end of the lines एक इस लाइन के एंड में और स्टैंजा एक स्टैंजा के एंड में आखिरी में जो लाइंस होती हैं उसका जो मैच करता है साउंड वो होता है राइम स्कीम। जैसे स्टूडेंट देखिए मान लीजिए चार लाइन का एक स्टैंजा है, तो उसका पहली लाइन मान लीजिए ये एक लाइन लिखी है पोएम की, ये नीचे की दूसरी लाइन लिखी है, तो एक लाइन जब आपने पढ़ा उसका लास्ट वर्ड आ गया माइंड और दूसरी लाइन का आ गया फाइंड, तो देखिए माइंड फाइंड, तो क्या हो रहा है आखिरी वाला वर्ड यानी लास्ट का वर्ड दोनों का मैच कर रहा है माइंड फाइंड, या हो सकता है दूसरे से ना मैच करके तीसरे लाइन से मैच करे माइंड फाइंड और दूसरे का चौथे का मैच करे, जो भी हो बस लास्ट वर्ड मैच करे, उसकी तुक मिलनी चाहिए। उसकी जो तुक होती है वो पढ़ने में लगे कि हाँ हम एक स्टैंजा पढ़ रहे हैं और उसकी जो तुक है राइम स्कीम है वो मैच कर रही है, लगे कि हाँ एक ही पोएम है ये मैच हो रहा है, तो वही होता है राइम स्कीम जो स्टैंजा के एंड का जो वर्ड होता है वो मैच करता है। तो स्टूडेंट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में या एक वीडियो में इसको समझाया है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एक बार तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें मैंने पूरा एग्जांपल के साथ समझाया है कि राइम स्कीम को क्या कैसे समझे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। राइम स्कीम्स कैन चेंज लाइन बाय लाइन, राइम स्कीम यानी जो राइम स्कीम है जो तुक है कैन हो सकती है चेंज लाइन बाय लाइन यानी एक लाइन से दूसरी लाइन में वो चेंज हो सकती है, स्टैंजा बाय स्टैंजा से चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए 8 लाइन की पोएम है तो 4 लाइन में एक तरह की तुक हो गई और 4 लाइन में एक तरह की तुक हो गई, और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट अ पोएम, और लाइन बाय लाइन चेंज हो गई, स्टैंजा बाय स्टैंजा चेंज हो गई, इसी तरह वो कंटिन्यू एक पोएम में चलती रहती है, उसकी तुक मिलती रहती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ राइम स्कीम। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ राइम स्कीम के प्रकार देखेंगे। पहला है अल्टरनेट राइम, इट इज नोन एज ABAB राइम स्कीम, तो इट इज नोन एज यह जाना जाता है ABAB राइम स्कीम, ABAB राइम स्कीम से ये जाना जाता है। इट्स राइम्स आर ABAB
CDCD, EF, GH. तो इसका जो राइम्स होता है वो देखिए AB होता है या CDCD होता है, EF होता है या GH होता है। यानी एक लाइन की ये तुक होती है, दूसरे स्टैंजा की ये तुक होती है, तीसरे स्टैंजा की तुक EF होती है और चौथे स्टैंजा की GH होती है। देखिए स्टूडेंट, मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगी, उसको आप लोग देखिएगा, आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। दूसरा देखिए बैलेट राइम, इट कंटिन्यूज 3 स्टैंजाज विद राइम स्कीम ऑफ AB, BC, CD। इट कंटिन्यूज, ये कंटिन्यू चलती रहती है 3 स्टैंजा विद राइम स्कीम, यानी ये जो राइम स्कीम है वो कंटिन्यू 3 स्टैंजा में सेम चलती रहती है, जिसका राइम स्कीम होता है AB, यानी कि पहले स्टैंजा का राइम स्कीम होता है AB, यानी कि इसके पहली और तीसरी लाइन का जो राइम स्कीम है वो सेम होता है, दूसरी और चौथी का सेम होता है। उसके बाद जब उसका दूसरा स्टैंजा आता है तो जिस तरह इसमें दूसरा और चौथा सेम है, तो उसी तरह इसमें पहला और तीसरा सेम होता है और दूसरा और चौथा सेम होता है। और तीसरे स्टैंजा में इसी तरह जैसे इसमें दूसरा और चौथा सेम है तो इसमें पहला और तीसरा सेम होता है और चौथा और तीसरा सेम होता है, नहीं दूसरा और चौथा सेम होता है। तीसरा टाइप है मोनोराइम। It is a poem in which every line uses the same rhyme scheme. It is a poem यानी कि एक पोएम में in which every lines यानी एक पोएम की जितनी भी लाइन होती है, every lines प्रत्येक लाइन्स में यूज किया जाता है the same यानी सेम एक तरह का राइम स्कीम, सेम तुक। इस पोएम एक मतलब ये जो मोनोराइम होता है, एक पोएम के अंदर जितने भी स्टैंजाज होते हैं सब में सेम तुक, सेम राइम स्कीम यूज किया जाता है। उसके बाद चौथा है कपलेट। इट कंटेन्स 2 लाइन्स। इट कंटेन्स यह बना होता है 2 लाइन्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स जो कपलेट होता है वो 2 लाइन्स का ही होता है। स्टैंजाज विच हैज राइम स्कीम एज AB, AA, BB, CC, DD। तो ये 2 लाइन का कपलेट होता है जिसके स्टैंजा का राइम स्कीम हो सकता है, चाहे तो दोनों लाइन का राइम स्कीम AA हो या BB हो या CC हो या DD हो। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आपके पोएटिक डिवाइस का छठा टॉपिक है मीटर। मीटर का मतलब होता है पैमाना या दायरा। तो मतलब जब राइटर एक पोएम लिखना स्टार्ट करता है, पोएट अब लिखना स्टार्ट जब करता है तो वो सोचता है कि पोएम का दायरा क्या होगा, पैमाना क्या होगा, इसमें कितने वर्ड्स होंगे, कितनी लाइंस होंगी, कितनी लंबी लाइंस होंगी, वो उसमें कौन सा राइम स्कीम यूज करेगा, कैसा रिदम यूज करेगा, वो सब जब डिसाइड करता है। तो देखिए मीटर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो मीटर है, पैमाना है, इज अ रेगुलर पैटर्न होता है ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का। सिलेबल मतलब होता है मात्राएं, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड यानी बलाघात और बलाघात मात्राएं होती है, सिलेबल होता है जो मैंने अभी आप लोग को समझाया था। दैट डिफाइंस द रिदम ऑफ सम पोएट्री, जो डिफाइन करता है, जो परिभाषित करता है द रिदम यानी लय को, ऑफ सम पोएट्री यानी कविताओं की लय को वो डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? ये सिलेबल, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न। दीज स्ट्रेट पैटर्न आर डिफाइंड इन ग्रुपिंग। दीज स्ट्रेट पैटर्न, और ये जो स्ट्रेट पैटर्न होता है, आर डिफाइंड इन ग्रुपिंग, डिफाइन होता है ग्रुपिंग में, समूहों में। कॉल्ड फिट। तो देखिए फिट क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था सिलेबल्स, जैसे कि सिलेबल्स जिसमें टीचर, मैंने अभी आपको ये एग्जाम्पल दिया था जिसमें देखिए 2 सिलेबल आ रहे हैं, एक टी और एक चर। तो वो हो गया जिसमें 2 सिलेबल्स आ रहे हैं। तो अब ये जिसमें 2 और 2 से ज्यादा सिलेबल्स मिलके एक कोई शब्द बनता है तो उसी को कहते हैं फीट। और 2 और 3 सिलेबल्स, तो देखिए ग्रुपिंग कॉल्ड फीट, यानी उसे फीट कहा जाता है ऑफ 2 और 3 सिलेबल्स, जिसमें 2 या 3 या 2 इससे ज्यादा सिलेबल्स आते हैं, उसे हम कहते हैं फीट। सो स्टूडेंट देखिए हमने मीटर तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मीटर यानी मीटर के प्रकार।
तो पहला है एम्स, a food made up of one unstressed and one stressed syllable in that order, जिसमें एक फुट जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेलेबल मिलके बनते हैं वो फुट होता है। तो जिसमें एक फुट मेड अप बनता है ऑफ वन अनस्ट्रेस्ड, एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सेलेबल इन दैट ऑर्डर, यानी एक क्रम में वो चलता जाता है। पहले एक अनस्ट्रेस्ड, फिर उसके बाद एक स्ट्रेस्ड सेलेबल, इसी तरह वो इसी ऑर्डर में चलता जाता है, तो वो होता है एम्स। दूसरा है ट्रॉचीज, तो इसमें देखिए अ फूड मेड अप, यानी एक फूड मेड अप बना होता है ऑफ वन स्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें पहले क्या था, वन अनस्ट्रेस्ड था, पहले इसमें क्या आता है, पहले इसमें अनस्ट्रेस्ड आता है, और ट्रॉचीज में पहले वन स्ट्रेस्ड आता है। तो इसमें आता है पहले वन स्ट्रेस्ड एंड उसके बाद आता है वन अनस्ट्रेस्ड सेलेबल इन दैट ऑर्डर। तो इसमें जब एक मीटर होता है, काइंड्स ऑफ मीटर, जिसमें पोएम में, तो पोएम में पहले एक पहले एक स्ट्रेस्ड, उसके बाद अनस्ट्रेस्ड सेलेबल, उसी ऑर्डर में उसी क्रम में चलते जाते हैं। उसके बाद तीसरा है स्पॉन्डीज, इसमें है ए फुट मेड अप, यानी एक फुट बनता है ऑफ 2 स्ट्रेस्ड सेलेबल्स, ऑफ 2 यानी 2 स्ट्रेस्ड सेलेबल से। इसमें कोई अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ स्ट्रेस्ड सेलेबल्स होता है। जब आप सेलेबल्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। जब आप सेलेबल्स पढ़ेंगे, आपका ये टॉपिक है इसमें आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 स्ट्रेस्ड सेलेबल्स से मिलके फुट बनता है। उसके बाद है डेक्टाइल्स, अ फुट मेड अप ऑफ वन स्ट्रेस्ड, अ फुट जो फुट है मेड अप बना होता है ऑफ वन, यानी एक स्ट्रेस्ड और 2 अनस्ट्रेस्ड, जो बना होता है एक स्ट्रेस्ड से और 2 अनस्ट्रेस्ड सेलेबल से इन दैट ऑर्डर, जो चलता जाता है एक पोएम में एक ही क्रम में। पहले क्या आता है, पहले आएगा वन स्ट्रेस्ड, यानी एक स्ट्रेस्ड आएगा, उसके बाद 2 अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स आएंगे, इसी क्रम में वो पोएम में चलता जाता है। सो स्टूडेंट देखिए, आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, टोन पढ़ा, थीम पढ़ा, रिदम भी पढ़ लिया, राइम स्कीम पढ़ लिया और काइंड्स ऑफ मीटर, यहाँ तक हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी द पोएटिक डिवाइसेस का पार्ट 2, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगी स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल से। इसके बाद से जितने टॉपिक बचे हैं वो सब उसमें हम कवर कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स को पढ़ लेंगे तो काइंड्स ऑफ मीटर भी समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग को उतने अच्छे से समझ ये नहीं आया होगा, तो इसको पढ़ने के बाद ये सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।